हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। ये तीन आर्टिकल हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 33, जिसके अंदर में क्या लिखा है, आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर में मेनली किस तरह से आर्म फोर्स के कौन से फंडामेंटल राइट्स और ये फंडामेंटल राइट्स क्यों रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये कि पार्लियामेंट ने ऐसे कौन से प्रोविजंस लेके आए जो मेनली रेस्ट्रिक्ट करते फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म फोर्स। उसके बाद आर्टिकल 34 में हम ये देखेंगे मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। तो जिस तरह से जब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है तो फंडामेंटल राइट्स क्या किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हम दोनों को रिलेट करते हुए समझेंगे। देन आर्टिकल 35 में हम ये देखेंगे कि इफेक्टिंग सर्टन फंडामेंटल राइट्स, जिसका मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स के सेंस में जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो पावर स्टेट को नहीं है। तो ऐसे कौन से जो पावर है जो पार्लियामेंट के पास है और स्टेट के पास नहीं है, ये मेनली हम आर्टिकल 35 के अंदर में समझेंगे। तो अभी शुरू करेंगे आर्टिकल 33 से। तो आर्टिकल 33 क्या है, आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स, जिसमें मेनली आर्म फोर्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, एब्रोगेट किया गया है। किसने? पार्लियामेंट ने। अब ये आर्म फोर्स मतलब कौन है, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 33 में जो आर्म फोर्स लिखा गया है ये कौन कौन आते हैं इसमें। सबसे पहला तो आर्म फोर्स मतलब जो मिलिट्री फोर्स है। उसके बाद आर्टिकल 33 में और क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, देन पुलिस हो गया, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, एनालॉगस फोर्स कोई भी हो सकता है इसमें। तो आर्म फोर्स में मिलिट्री हो गई जो कि मेनली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती है। ठीक है, तो ये होते हैं आर्टिकल 33 में, इनको इंक्लूड किया गया है। अब देखिए पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को इन आर्म फोर्स के, मतलब ये आर्टिकल 33 के अंदर में जो आर्म फोर्स का जिक्र किया गया है, इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, एब्रोगेट किया गया है। तो मेनली इसके लिए पार्लियामेंट ने अलग अलग कानून लेके आए जिसके जिसके जिससे मेनली जो फंडामेंटल राइट्स होते इन फोर्सेस के वो रेस्ट्रिक्ट किए जाते। तो उसमें मिलिट्री के लिए मेनली आर्मी एक्ट लेके आए पार्लियामेंट ने 1950, देन नेवी एक्ट लेके आए 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950। ये तीन एक्ट मेनली मिलिट्री के लिए पार्लियामेंट ने लेके आए फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देन देखिए अभी रेस्ट्रिक्शन क्या क्या लगाए जाते हैं मेनली ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर में भी, कौन से फंडामेंटल राइट्स जो कि रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं आर्म फोर्सेस के। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम टू फॉर्म द एसोसिएशंस, देन राइट टू अ मेंबर ऑफ यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन, देन राइट टू कम्युनिकेट विद द फ्रेश प्रेस, देन राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इस टाइप से अलग अलग जो राइट्स है जो मेनली रेस्ट्रिक्ट किए गए बाय द पार्लियामेंट द्वारा, किसके? आर्म फोर्स के। तो ये है आर्टिकल 33। अब देखो इसमें जो है मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों आते हैं। जैसे कि कॉम्बैक्टन मतलब जो लड़ाकू होता है, सैनिक। ठीक है, इसमें दोनों हो सकते हैं, मतलब लड़ाकू कोई भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है या सैनिक भी हो सकता है। देन नॉन कॉम्बैक्टन, अब नॉन कॉम्बैक्टन मतलब कौन है, जो नॉन लड़ाकू है, मतलब वो लड़ते नहीं है लेकिन वो हेल्प करते हैं इस कॉम्बैक्ट मेंबर को। जैसे कि बार्बर्स हो सकते, कारपेंटर्स हो सकते, देन मैकेनिक्स हो सकते, कुक, चौकीदार, बोट्समैन, देन टेलर्स हो सकते हैं। ये सभी मेनली नॉन कॉम्बैक्टन मेंबर्स होते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 33 ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिस्ट जुरिडिक्शन पावर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, इसको अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट ने क्या किया है, एक्सक्लूड किया गया है। किस लिए एक्सक्लूड किया है? सो दैट दी जो डिफेंस के अंदर में मेनली, मतलब आर्म फोर्स के अंदर में डिसिप्लिन और एक प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए उनको इस फंडामेंटल राइट से क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये रेस्ट्रिक्ट करने के बाद ये जरूरी है कि ये जो रिस्ट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, इनको भी एक्सक्लूड किया जाना ये भी जरूरी था। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 33 इसको भी एक्सक्लूड कर दिया है। ये जो रिस्ट जुडिक्शन पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, इसको एक्सक्लूड किया गया है, अलग रखा गया है। ओके, रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स। तो ये था आर्टिकल नंबर 33। अब देखो, अब हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 34। ये है आर्टिकल नंबर
34 इसके अंदर में क्या है, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। तो किस तरह से जब मार्शल लॉ लगता है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्शल लॉ मतलब होता क्या है। तो मार्शल लॉ होता है मिलिट्री रूल, ये बोरो किया गया है फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ से। देखिए ये वैसे संविधान में इसका तो कई डिफाइन नहीं है, मार्शल लॉ क्या है एग्जैक्टली ऐसे डेफिनेशन के द्वारा इसको दर्शाया डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांस आता है जो मेनली कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिससे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उस समय मार्शल लॉ लगाया जाता है, मतलब मिलिट्री रूल लगाया जाता है। तो फिर उसके बाद ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये कौन रन करता है, फिर ये मिलिट्री रन करती है, अपने जो भी उसके रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। और इस समय क्या होता है, जो ऑर्डिनरी लॉ जो चल चल रहा होता है सिविल के अंदर में, उस ऑर्डिनरी लॉ को भी सस्पेंड किया जाता है। तो ये जो आर्टिकल 34 है ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है फिर फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 34 जो है, आर्टिकल 34 जो मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स है, तो इसमें क्या है मेनली ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है आर्टिकल नंबर 34। तो देखिए वैसे संविधान में ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है जिससे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑथराइज है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द मार्शल लॉ। बट जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांस आ जाती है जिससे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस समय इम्पोज किया जाता है मार्शल लॉ। अब देखिए मार्शल लॉ जब इम्पोज हो जाता है तब जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ होते हैं, मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होता है, उनके पास काफ़ी पावर आ जाता है। फिर वो इम्पोज करने लग जाते हैं रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस को, जिसमें जो राइट्स ऑफ सिविलियन भी हो सकते हैं, तो सिविलियन के जो अधिकार है उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको भी रेगुलेट किया जाता है बाय दिस मिलिट्री अथॉरिटीज़। उसके बाद अगर कोई सिविलियन पकड़ा जाता है तो उसको पनिश करने का पावर भी इस मिलिट्री अथॉरिटी के पास हो जाता है। इवन जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ है वो इवन जो क्या कर सकते हैं, इवन कंडेम देम टू डेथ, मतलब मार भी सकते हैं, ठीक है, इतना पावर आ जाता है इस मिलिट्री लॉ के अंदर में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब मार्शल लॉ लगता है तब जो हेबस कॉर्पस रिस्ट है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। हेबस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, मतलब अगर किसी कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है और ये बोलता है कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए, या अगर किसी को ज़बरदस्ती डिटेन किया जाता है मेनली पर्सन द्वारा या कोई ऑफिशियल्स द्वारा, चाहे उसमें पुलिस फोर्स भी हो सकता है या कोई मिलिट्री फोर्स भी हो सकता है, तो जब उसको डिटेन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने सामने लेके आने के लिए इस रिस्ट का यूज़ कर सकता है, हेबस कॉर्पस का, ठीक है, इसलिए इस रिस्ट को सस्पेंड नहीं किया जाता है ड्यूरिंग दी मार्शल लॉ। अब देखो कि जो डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ है ये अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम द नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर में, और ये मार्शल लॉ 34, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अब हम समझेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। सबसे पहला डिफरेंट ये है कि जो मार्शल लॉ है इसके बारे में लिखा गया आर्टिकल 34 में, और इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी ये है मेनली आर्टिकल 352 में। इसके जरिए क्या होता है, ये जो मार्शल लॉ है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही सस्पेंड करता है, लेकिन ये जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी क्या है, ये अफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को एज वेल एज जो रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट का, जैसे कि फाइनेंस, रेवेन्यू, ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नेशनल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, मार्शल लॉ में गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाता है, ऑर्डिनरी लॉ को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी के केस में गवर्नमेंट रहता है और ऑर्डिनरी लॉ भी कंटिन्यू रहता है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के केस में। उसके बाद ये मार्शल लॉ यूज़ किया जाता है फॉर रिस्टोर ऑफ दिस ऑर्डिनरी लॉ को रिस्टोर करने के लिए ये मार्शल लॉ का यूज़ किया जाता है। बट ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है ये इम्पोज किया जाता है जब कोई वार होता है, एक्सटर्नल एग्रेशंस होता है, या कोई आर्म रिबेलियन होता है, इंटरनल आर्म रिबेलियन हो जाता है, तब इन दैट केस नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ये जो मार्शल लॉ है ये किसी स्पेसिफिक एरिया में लग सकता है, इम्पोज किया जा सकता है, और नेशनल इमरजेंसी पूरे देश पे भी लग सकता है, ओके, या किसी स्पेसिफिक पार्ट में भी लग सकता है। देन
मार्शल लॉ के बारे में संविधान में कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है कि एग्जीक्यूटिव कौन से केस में इसको इम्पोज करेगा, इस टाइप से डिटेल या मार्शल लॉ क्या है एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन भी संविधान के अंदर में लिखा नहीं गया है। बट इमरजेंसी के केस में डिटेल और स्पेसिफिक प्रोविजंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी क्या के दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है इसको हमने जाना है। अब देखो हम अब समझेंगे आर्टिकल नंबर 35 दैट इज द इफेक्ट सर्टन फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो है ये आर्टिकल 34 ये मेनली क्या बोलता है कि ये क्या करता है, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कुछ इफेक्ट देने के लिए, सर्टन स्पेसिफिक इफेक्ट देने के लिए कुछ सर्टन फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 35 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकता है उसके ऊपर में। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 34 में 35 में ये प्रोविजंस है एंड दैट प्रोविजंस ओनली फॉर द पार्लियामेंट, मतलब इसके ऊपर ये जो प्रोविजंस है इसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता है। अब स्टेट लेजिस्लेचर क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स है ये रिलेटेड करते हैं फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करते हैं और पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मेनली ये पावर दिया गया है ओनली टू द पार्लियामेंट, नॉट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो क्या क्या पावर है पार्लियामेंट के पास। सबसे पहला है प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात की गई है उसमें जो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रेसिडेंट एज अ कंडीशन किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो यूटी में हो, ठीक है, या किसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अंदर हो या कोई भी अथॉरिटी के अंदर हो, वहाँ पे जो रेसिडेंट एज अ क्राइटेरिया रख सकता है और ये प्रिस्क्राइब कर सकता है और ये पावर है सिर्फ पार्लियामेंट के पास। उसके बाद जो दूसरा पावर है दैट इज इम्पावरिंग कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंदर में जिस तरह से जो जो रिस्ट इशू किया जाता है या ऑर्डर या डायरेक्शन इशू किया जाता है, तो देखिए आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सॉरी इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, आर्टिकल 32 के हिसाब से। लेकिन जो आर्टिकल 2 to 6 है इसमें जो फंडामेंटल राइट्स को अगर अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उनको इन्फोर्स करने का पावर हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट चाहेगा कि किसी और मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट को भी अगर ये पावर देना चाहे तो ये पार्लियामेंट वो पावर दे सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो ये पावर देने का जो पावर है मेनली ये पार्लियामेंट के पास है, नॉट अ स्टेट लेजिस्लेचर के पास। देन आर्टिकल 33 से रिलेटेड पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 33 में क्या है, रेस्ट्रिक्ट करता है जो भी फंड मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है मेनली फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। अभी हमने देखा था, ठीक है, जिसमें आर्म फोर्सेस जैसे पुलिस फोर्स हो गया या मिलिट्री फोर्स हो गया, तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको रेस्ट्रिक्ट करने का जो पावर है ये किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट बाय लॉ वो पावर जो फंडामेंटल राइट्स है इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 33। अब देखो आर्टिकल 34 में क्या है, आर्टिकल 34 ये भी इससे रिलेटेड, आर्टिकल 34 से रिलेटेड भी पार्लियामेंट के पास पावर है। ये क्या कर सकता है, ये इंडेमनीफाइंग कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। ठीक है, जब कोई मार्शल लॉ लगता है तब ये क्या कर सकता है, इंडेमनीफाइंग कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है, जो भी ये एक्ट करेंगे उसके बेस पे। अब देखो और क्या पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट जो है इस आर्टिकल में आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 के जो एक्ट होंगे उससे रिलेटेड पनिशमेंट क्या होगी इसको भी निर्धारित करने का जो पावर है वो दैट इज ओनली टू द पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सा है, आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 17 है दैट इज रिलेटेड टू द अनटचेबिलिटी। अब इससे ये जो आर्टिकल है 17 रिलेटेड टू द अनटचेबिलिटी, इससे रिलेटेड जो पनिशमेंट का जो पावर है, कितनी पनिशमेंट देना चाहिए, ये सभी पावर है सिर्फ पार्लियामेंट के पास, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर के पास। देन आर्टिकल 23 इसमें है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर। तो इस केस में अगर इस प्रोविजन का अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट देना चाहिए, इसका भी रूल रेगुलेशन बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो ये भी हमें आर्टिकल 35 के आर्टिकल 35 के प्रोविजंस में हमें देखने को मिलता है।
उसके बाद आर्टिकल 35 में और क्या लिखा है, आर्टिकल 35 में और ये लिखा है कि जब संविधान कमेंस हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, इससे पहले भी कोई लॉ चल रहे थे, वो भी लॉ कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, वो भी लॉ क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, अनटिल उनको अल्टर नहीं किया जाता है, अमेंड नहीं किया जाता है, या रिपील नहीं किया जाता है, हटाया नहीं जाता है, तब तक वो लॉ, चाहे कोई भी लॉ हो, वो क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। ये बोलता है आर्टिकल 35। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर में आर्टिकल 33 देखा, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। आर्टिकल जो 33 था रिलेटेड टू द आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स, किस तरह से आर्म फोर्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है बाय दी पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, उसको हमने देखा। आर्टिकल 34 में हमने मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा। जब मार्शल लॉ लगता है तब फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से क्या किया जाते, सस्पेंड किए जाते हैं। ओके, और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ दोनों में क्या डिफरेंट है, ये भी हमने जानने की कोशिश किया। फिर आर्टिकल 35 में हमने ये देखा, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन देखा जो मेनली किसके पास है, उसके रिलेटेड अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है। पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में कोई कोई ऐसे प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसको इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसके ऊपर लॉ बना सकता है, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। और पार्लियामेंट को ही क्यों पावर दिया गया, सो दैट यूनिफॉर्मिटी आए देश के अंदर में, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 33, 34 और 35। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट पोजीशन, जो मेनली राइट टू प्रॉपर्टी है, इसकी आज के समय में क्या पोजीशन है, जो पहले फंडामेंटल राइट था अभी इसकी करंट पोजीशन क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।